डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? याद रहे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट है, उनकी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, टू मच फेमस। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, उसको आज हमें डिस्कस करना है। तो उस टाइम उन्होंने 3 पब्लिकेशंस, फेमस पब्लिकेशंस की थी, एक स्पेशल थ्योरी और एक ब्राउनियन मोशन पे और दूसरा जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो 3 नाम है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और स्पेशल थ्योरी। और उनको नोबेल प्राइज जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पे दिया गया था। तो ये उनकी एक स्पेशल थ्योरी थी जिसको उस वक्त के लोग खुद रेफरी जो है एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, वो जो पेपर के रेफरी थे, और वो खुद इस बात, क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल एक नई तरफ ले जा रही थी। ये थ्योरी जो है ये क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के दरमियान एक बाउंड्री का किरदार अदा कर रही थी। और इसी थ्योरी ने फिजिक्स की स्टार्ट में जो है फिजिक्स को 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया। एक फिजिक्स क्लासिकल है, जब आप क्लासिकली सोचेंगे तो ये बातें करना नहीं है इम्पॉर्टेंट। जब आप मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, एक होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स में, एक होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये थ्योरी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की है। ये थ्योरी उस वक्त वैलिड होगी व्हेन वी विल बी डीलिंग विद वेरी लार्ज स्पीड, नियरली स्पीड ऑफ लाइट या मिनिमम 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो बड़ी स्पीडों से जब हम ट्रेवल करते हैं तो इस थ्योरी की बात तब की जाती है। क्लासिकली हम जो गैलीलियो थे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, गैलीलियन और न्यूटनियन फिजिक्स की बात करते हैं क्लासिकली। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, ये थ्योरी जो है वो उसको मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है, और ये बताती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मैक्रोस्कोपिक एंड आर मूविंग वेरी लार्ज स्पीड, then there will be spatial effects on the time, on the length, mass and other factors will be affected with the very large speed। तो ये थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी और बहुत फेमस थ्योरी है। इसके 2 पास्टुलेट्स हैं, हम इसके पास्टुलेट की बात करेंगे, पहले इसके पास्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे, फिर इस थ्योरी की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, उसकी बात करेंगे। याद रहे इस थ्योरी के 2 पास्टुलेट्स हैं। 2 पास्टुलेट्स पे जाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ये पिछली सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, और ये ओल्ड फिजिक्स को जो स्टडी कर चुके थे। तो ये 2 लोगों से बहुत कंफ्यूज थे। एक पहले नंबर पे वो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन से, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से जितने भी फ्रेम हैं उनमें कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। तमाम के तमाम फ्रेम रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन में हैं, यानी कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव हैं अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन। ऑन अदर हैंड क्लैरिक मैक्सवेल, जिनकी हमने इक्वेशन पीछे वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी, मैक्सवेलियन इक्वेशन। तो मैक्सवेल की थ्योरी को अगर देखा जाए या मैक्सवेलियन इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो उनकी इक्वेशन से ऐसा लगता है जैसे रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट हैं, जैसे ऐसे लगता है कि उनकी जो स्पीड है लाइट की, जो उसकी थ्योरी से, अगर आपको याद हो, मैंने स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला भी डिराइव किया था, अगर आपको याद हो, इस इक्वेशन से एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट जो है ये आपको स्पीड ऑफ लाइट देता है। relative permittivity of the vacuum and permeability of the vacuum constants की वैल्यू आपको जमानी आती है, पुटिंग करें, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 है और इसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस 12 है। इसको पुटिंग करें तो ये आंसर आ जाता है रूट पे पुट करने से। तो इसकी थ्योरी से ऐसे लगता है, यानी कि जो न्यूटन के लॉज हैं वो भी लॉज ऑफ नेचर है, मैक्सवेल के लॉज हैं वो भी लॉज ऑफ नेचर हैं। मैक्सवेल के लॉज जो हैं उनके अंदर जो कांस्टेंट आ रहे हैं ये भी नेचर के कांस्टेंट्स हैं, और इन कांस्टेंट से हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है c। और जो न्यूटन के लॉज हैं वो भी लॉज ऑफ नेचर हैं, और उनके लॉज के हिसाब से हमें ऐसे लगता है जैसे रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि अब अगर मैं कहता हूँ कि आई एम एट द स्टेट ऑफ रेस्ट,
relative to the ground, this floor, definitely I am at the state of rest, but relative to the center of earth, I am spinning with the earth at the speed 1600 किलोमीटर पर आवर। इस वक्त मैं 1600 किलोमीटर पर आवर से, आप भी 1600 किलोमीटर पर आवर से अर्थ की स्पिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थ की जो टेंजेंट के अलॉन्ग स्पीड है वो इस वक्त 1600 किलोमीटर पर आवर, इट्स अ बिग वेलोसिटी एंड इवन वी आर नॉट ऑब्जर्विंग दिस स्पीड। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने फ्रेम की बात करते हैं। आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ फ्रॉम दिस फ्रेम, तो इस फ्रेम के हिसाब से मैं भी फ्रेम के मुताबिक भी बताऊंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो क्या चीज़ है, उसकी तरफ भी मैं जाता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं ये बता रहा था कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मैं अभी कहता हूँ मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ से मैं रेस्ट में नहीं हूँ। इस तरह सेंटर ऑफ सन के लिहाज से इस वक्त हमारी स्पीड 1,10,000 किलोमीटर पर आवर है। अभी 1,10,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हम इस वक्त सन के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। तो सन इसी तरह मून के सेंटर, गैलेक्सीज के सेंटर, मुख्तलिफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस अगर आप ले लें तो मुख्तलिफ फ्रेम्स के हिसाब से हमारी एक ही बंदे की मुख्तलिफ वेलोसिटियां हैं। मतलब relative to the ground my speed is 0, relative to the center of earth my speed is 1600 kilometer per hour, relative to the center of sun my speed is 1,10,000 kilometer per hour. At the same time, simultaneously, one person has so many velocities relative to the different frame of reference. तो ये बात, इसका मतलब है कि ये रेस्ट कोई एब्सोल्यूट नहीं है। मैं रेस्ट में हूँ लेकिन मेरा एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। इस तरह अगर मैं एक बस में जा रहा हूँ या आप एक कार या बस में जा रहे हैं और आप कहते हैं आप मोशन में हैं, बिल्कुल आप मोशन में हैं, लेकिन रिलेटिव टू द ग्राउंड मोशन में हैं। आप रिलेटिव टू द बस यू आर एट रेस्ट, रिलेटिव टू द फेलो पैसेंजर यू आर एट रेस्ट। तो लिहाजा मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट भी एब्सोल्यूट नहीं है। ये सारी बातें एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता थी और ये बातें न्यूटन को भी पता थी कि जो जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं ये रिलेटिवली रेस्ट और मोशन में है। मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होता। इस तरह मैक्सवेल के मुताबिक जैसे मैंने बता रहा था, तो मैक्सवेल्स की थ्योरी और फिजिक्स से ऐसे लगता है जैसे ये एब्सोल्यूट टर्म्स हैं। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो दोनों के लिहाज से कंफ्यूज थे कि यार कौन जो है आखिर ठीक है, किसकी बात को माना जाए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जीनियस पर्सन। उन्होंने दोनों लोगों की बातों को लिया और कहा कि दोनों ही लोग ठीक हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं। कुछ शराइत उन्होंने बना दी, कुछ कहा कि both of the people are right but at some cost, किसी कीमत पर वो एक खास वजह से वो ठीक हैं। उन्होंने कुछ उन चीज़ों को सेट कर दिया, दोनों के लॉज को सेट करके कहा और उन्होंने अपनी थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए। तो जो पहला पोस्टुलेट है उनकी थ्योरी का, जिसको हम स्पेशल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट्स कहते हैं, इस फर्स्ट पोस्टुलेट्स के मुताबिक हमारा क्या मानना है कि all the laws of physics or nature are valid in inertial frame of reference। कि जितने भी लॉज ऑफ नेचर हैं, फिजिक्स के, कुदरत के कानून हैं या न्यूटन के लॉज हैं, मैं यूं भी कह सकता था, ये बात न्यूटन के लिए की जा सकती है। पहला पोस्टुलेट कि लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट इट इज सम पॉइंट और सम प्लेस with respect to which we take some measurement। जैसे ये कमरा मेरे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस रूम के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बना दूं x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो उसके लिहाज से मेरी पोजीशन, मेरा टाइम, मेरी डिस्टेंस, ये मुख्तलिफ चीजें आप मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेम निहायत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक ही फ्रेम जो है वो आपको एक तरह से आंसर देगा, जबकि दूसरा फ्रेम उसी चीज का मुख्तलिफ आंसर देगा। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आप लोग अर्थ के सेंटर के से फ्रेम की बात करते हैं तो उसका और आंसर है अर्थ की सरफेस के फ्रेम से वेलोसिटी और आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, दिस पेन इज एट रेस्ट रिलेटिव टू मी, सो
माई सेल्फ कैन बी अ फ्रेम, मैं एक फ्रेम हो सकता हूँ, मेरी पॉकेट एक फ्रेम हो सकती है। फ्रेम यहाँ छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। फ्रेम निहायत ही छोटा हो सकता है और निहायत ही बड़ा हो सकता है। जैसे ये रूम मेरा एक फ्रेम है, इस रूम के लिहाज से मैं किसी चीज को यहाँ से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इन्फिनिटली ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो इस फ्रेम से और आंसर होगा। अगर आप रूम में बैठे हुए एक चीज मेजरमेंट करते हैं और अगर आप एक ही टाइम में, अगर मैं इस पेन को फेंकता हूँ और मैं देखता हूँ आई ऑब्जर्व इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन अगर इसी वक्त ये मैं एक बस में था, ये फर्ज करें रूम एक बस है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो ये मेरे लिहाज से तो वर्टिकल होगा, लेकिन पर्सन ऑन द ग्राउंड विल सी दैट दिस मोशन वाज पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि मेरे लिहाज से तो पेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ग्राउंड के लिहाज से तो ट्रेन या बस जिसमें मैं मौजूद हूँ उसकी वेलोसिटी है। लिहाजा साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दो फ्रेम से एक ही क्वांटिटी डिफरेंट आंसर दे रही है। जैसे मैंने कहा, इफ आई एम इन यूनिफॉर्म मूविंग ट्रेन एंड आई ड्रॉप दिस पेन, इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, एंड the fellow passenger will also observe that it is falling vertically straight downward, but the people at the ground will observe that it was not falling straight, its motion was parabolic, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो पेन की वेलोसिटी मेरे लिहाज से तो इनिशियल 0 है, लेकिन ग्राउंड के लिहाज से मेरी ट्रेन बस की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी जो है आप इसको जो है क्या कहते हैं वो पेन को मिल जाएगी और पेन का मोशन जो है आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो पैराबोला है। तो ये बहुत ही सिंपल सी दिलचस्प बात है कि अगर आप रेन को देखते हैं, रेन वर्टिकली अगर सीधी आपको नजर आ रही है और बस ट्रेन में है तो रेन का मोशन आपको इस तरीके से आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ही फ्रेम जो है, एक ही क्वांटिटी जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ जगह पर जो है वो आपको मुख्तलिफ फ्रेम्स में जो है वो आपको मुख्तलिफ आंसर देती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसी समान सी चीज नहीं है। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? जो यूनिफॉर्म मोशन में हो या रेस्ट में हो, जिसमें लॉज ऑफ नेचर लगते हैं। नॉन इनर्शियल कौन सा होता है? जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है। तो जिस फ्रेम में एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो नॉन इनर्शियल है। तो नॉन इनर्शियल में न्यूटन लॉ पहला जो पोस्टुलेट है वो ये है कि जो नेचर के कानून हैं, जितने भी न्यूटन के लॉज हैं, वो तमाम के तमाम उन फ्रेम में वैलिड होंगे जो रेस्ट पे हों या यूनिफॉर्म मोशन में हों। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वाला फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। और इनर्शियल फ्रेम की ये भी स्पेशलिटी है कि आप खुद इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप अगर इनर्शियल फ्रेम में मौजूद हों और अगर आपको सराउंडिंग का इल्म ना हो तो आप नहीं बता सकते। यही वजह है कि कितने सदियों तक लोगों का ये यकीन था कि हमारी अर्थ स्टैटिक है, हमारी अर्थ रुकी हुई है। तो ये बाद में पता चला कि ये तो हमारी अर्थ मूव कर रही है। गैलीलियो और कोपरनिकस और उन लोगों के आइडिया से पता चला। तो ये चीजें जो हैं इनर्शियल फ्रेम के मुताबिक, कि अगर मिसाल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फर्ज करें एक ट्रेन में हैं और वो ऐसी ट्रेन है जैसे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स होती हैं जिसमें आपको जर्क वगैरह जो है, जो बम्प्स वगैरह, झटके वगैरह फील नहीं होते, और आप उसमें बैठे थे, सारी विंडोज क्लोज थी, उसमें कर्टन वगैरह लगे हैं या जो भी है वो बाहर, आपको सराउंडिंग से कोई पता नहीं है, और आप फर्ज करें आपको थोड़ी सी नींद आई और आप जागे और आपने देखा, आपने इस कमरे रूम में जो ट्रेन का केबल था उसमें देखा, आप ये नहीं बता सकते कि ये ट्रेन रेस्ट में है या हो सकता है आप कहेंगे हम ये ट्रेन रेस्ट में है, और जब बाहर ऑब्जर्व करें देखें तो हो सकता है ये ट्रेन 500 या 400 किलोमीटर पर आवर से जा रही हो या प्लेन हो या इस तरह की चीजें। तो आप जो है इनर्शियल फ्रेम, इस वक्त हमारी अर्थ जो है इसको अगर हम देखें हर जगह पर, किसी कॉमन मैन स्टेट को कहें कि इस वक्त हम मूव कर रहे हैं और हमारी रफ्तार 1,10,000 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आप जिस बिस्तर पे सोते हैं वो बिस्तर रात के 8 या 7 घंटों में जो है कितना बड़ा फासला तय कर जाता है, हमें ये मालूम भी नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर इस वक्त हम कितने
खुद देखेंगे 1,10,000 एक घंटे में हम कवर कर रहे हैं, तो रोजाना के हिसाब से हम कितना बड़ा ट्रैवल कर रहे हैं। ये ट्रैवल निहायत ही ज्यादा है, लेकिन हमें इस ट्रैवल का इल्म नहीं है, क्योंकि हमारा फ्रेम इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम की खुद मेजरमेंट करना, उसके मुताबिक बताना कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, इसकी स्पीड क्या है रिलेटिव टू अदर, अगर दूसरे फ्रेम्स का आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आप नहीं बता सकते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम बहुत स्पेशल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम क्या दुनिया में कोई भी असल में कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जो हकीकत में इनर्शियल हो। हर फ्रेम में जैसे अभी अर्थ है, अर्थ इज सपोज्ड टू बी इनर्शियल फ्रेम, बट इट इज रिवॉल्विंग एंड ऑर्बिटिंग एंड रोटेटिंग फ्रेम, और ऑर्बिटिंग और रोटेटिंग फ्रेम में एक्सेशन मौजूद हो सकता है। तो ऑर्बिटिंग ऑर्बिटल मोशन में तो एक्सेशन होता है, तो रोटेटिंग और रिवॉल्विंग फ्रेम कभी इनर्शियल नहीं होते, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन बहुत कम है और ऑब्जर्वेबल ही नहीं है, इसलिए हम इसको इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। लिहाजा इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो पहला पोस्टुलेट्स है, बस उन्होंने न्यूटन को कहा कि आपकी तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन कब, जब फ्रेम इनर्शियल होंगे और इनर्शियल के साथ साथ लो स्पीड पे होंगे। यानी कि इस पोस्टुलेट में अगर मैं इजाफा करूं कि ऑल द लॉज ऑफ द फिजिक्स आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम एवरेज एट लो स्पीड। लो स्पीड का क्या मतलब है? When our speed is very very less than speed of light. लो स्पीड का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही लो स्पीड, बहुत बड़ी स्पीड है, लेकिन अर्थ के हमने लाइट के कंपैरेबल देखना है। लाइट के कंपैरेबल अगर वो कम है तो हम उसको लाइट लो स्पीड मानते हैं। तो लो स्पीड्स पर तमाम के तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स वैलिड हैं, तमाम की तमाम क्लासिकल फिजिक्स वैलिड हैं, तमाम की तमाम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड हैं। गैलीलियो की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, उस ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि जब आप कहीं सफर कर रहे हैं एक्स एक्सिस के नाम, तो आप जो है आप सिर्फ एक्स एक्सिस में तब्दीली आएगी, ना टाइम तब्दील होगा, ना वाई एक्सिस, ना जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिहाज से आप जो डिस्प्लेस करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है लो स्पीड पे है। जब हाई स्पीड की बात की गई तो उस वक्त फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब आई तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हाई स्पीड के लिए थी, और जब हाई स्पीड के लिए थी तो इस वजह से उसको जो है टाइम एब्सोल्यूट नहीं रहा, मैस एब्सोल्यूट नहीं रहा, लेंथ एब्सोल्यूट नहीं रही। तो ये लॉरेंस की जो रिजल्ट्स हैं, लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन ही इसकी थ्योरी के अंदर इस्तेमाल होगी, आइंस्टाइन की थ्योरी के अंदर। तो भारत जो दूसरा पोस्टुलेट है वो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, speed of light in vacuum is absolute or universal constant. That's very interesting. यानी कि ये बहुत दिलचस्प बात है कि आप ये जो स्पीड्स हैं डेली लाइफ में, जितनी भी वेलोसिटीज हैं, ये रिलेटिव है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, माय वेलोसिटी ओवर हियर इज 0, दिस इज 0 इज रिलेटिव टू द ग्राउंड, बट दिस इज नॉट 0 रिलेटिव टू द अर्थ सेंटर, रिलेटिव टू द सन सेंटर, रिलेटिव टू द गैलेक्सी सेंटर, रिलेटिव टू द मून सेंटर, रिलेटिव टू द अदर स्टार एंड प्लैनेट सेंटर। दिस v इज नॉट सेम, इट्स वेरिंग। सो ये रिलेटिविस्टिक्स हैं वेलोसिटीज। लेकिन लाइट के मुताबिक ऐसा हमारा मानना है कि लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक नहीं है, एब्सोल्यूट है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइट का मोशन कैसे एब्सोल्यूट है। देखिए मतलब ये है कि अगर आप फर्ज करें हवाई जहाज में बैठे हैं, अब हवाई जहाज में आप बोलते हैं, अगर हवाई जहाज की रफ्तार है 900 किलोमीटर पर आवर, 900 किलोमीटर पर आवर, और आपकी जो साउंड की रफ्तार है वो है 1200 किलोमीटर पर आवर। रूम टेम्परेचर पे 1200 किलोमीटर है रफली, तो 1200 किलोमीटर। तो अब आपकी रफ्तार, आपका जो प्लेन है उसकी है 900, आपकी आवाज की है 1200, तो आपकी आवाज प्लेन की सरफेस के लिहाज से किस स्पीड से जा रही है? डेफिनेटली आपकी आवाज की रफ्तार प्लेन के लिहाज से 300 है, क्योंकि 12 - 9 300। बहुत बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप रुके हुए हैं और आपका फ्रेंड आगे भाग रहा है, और अगर उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर, तो आपके लिहाज से उसकी क्या है? 5 ही है। लेकिन आप भागना शुरू कर दिए और आपकी वेलोसिटी 1 हो गई, तो आप 5 - 1 होकर उसकी वेलोसिटी 4 हो जाएगी, आपकी 3 हो गई।
उसकी 2 हो जाएगी आपके लिहाज से, आपकी वेलोसिटी 4 हो गई, उसकी 1 हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी, आपके लिहाज से वो रेस्ट में हो जाएगा, और आपकी 6 होगी, वो आपके लिहाज से -1 हो जाएगा, स्लो होने लगे। आपकी 7, मतलब ये है कि जैसे जैसे आप स्पीड अप होते जाते हैं एक फ्रेम के लिहाज से, किसी के लिहाज से, तो ये रिलेटिविस्टिकली देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने हवाई जहाज में बोला आपकी रफ्तार थी 1200 किलोमीटर पर आवर और हवाई जहाज की थी 900, तो आपकी आवाज किस रफ्तार से जा रही है हवाई जहाज के लिहाज से? 300। और अगर हवाई जहाज की रफ्तार 1000 हो गई तो आपकी आवाज की रफ्तार कितनी हो जाएगी? 200, क्योंकि आपकी आवाज 1200 है। और अगर हवाई जहाज 1112, इवन हवाई जहाज की भी रफ्तार उतनी होगी जितनी आवाज से, तो आवाज और हवाई जहाज साथ साथ जाएंगे। और अगर हवाई जहाज सुपरसोनिक है, जिसकी रफ्तार साउंड से कहीं ज्यादा है, तो तमाम की तमाम वेव्स जो है खुद हवाई जहाज की अपनी आवाज के पीछे जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम वेव्स एक दूसरे के ऊपर साउंड में क्रस्ट होती हैं और हाई एनर्जी कंप्रेशन बनता है, जिसको आप सोनिक बूम कहते हो, धमाका सुनाई देता है नीचे वाले लोगों को। तो ये चीजें, यानी कि अगर आप ने हवाई जहाज पे बैठे हुए आवाज लगाई, तो आवाज की रफ्तार हवाई जहाज की रफ्तार से माइनस, आवाज की रफ्तार से हवाई जहाज की रफ्तार को माइनस करेंगे तो उनका रिलेटिविस्टिक। लेकिन अगर आपने किसी हवाई जहाज पे बैठे हुए पे टॉर्च ऑन की, तो टॉर्च की वेलोसिटी वही होगी जो है लाइट पर, ये चीज नहीं लगती। यानी कि अगर आप स्पेस शटल में बैठे हैं और शटल जो है वो कहीं जा रही है, बहुत बड़ी वेलोसिटी से जा रही है, और आपने यहां पर जो है एक टॉर्च ऑन की है और इसकी वेलोसिटी मिसाल के तौर पे 0.9 c है शटल की, तो लाइट की जो टॉर्च है उससे जो वेव्स निकलेंगी उनकी वेलोसिटी c ही होगी। उनकी वेलोसिटी c माइनस 0.9 यानी 0.1 c नहीं होगी। लाइट पे रिलेटिविटी नहीं लगती, लाइट पे नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि लाइट जो है वो नेचर, जो मैक्सवेल के लॉज हैं वो नेचर के लॉज हैं और उनके कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, और इसी वजह से लाइट की स्पीड भी, यानी कि जो मैक्सवेल की बात थी कि रेस्ट ऑफ मोशन एब्सोल्यूट है, वो लाइट के लिए है कि लाइट का मोशन, लाइट हर फ्रेम के लिहाज से एब्सोल्यूट मोशन रखती है। दुनिया जहां के किसी फ्रेम पे चले जाएं, स्पीड ऑफ लाइट c ही होगी। और मैं क्लासिकली जो है, जो और ऑब्जेक्ट हैं या क्लासिकली स्पीड ऑफ, क्लासिकली ये भी था कि आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भी ट्रैवल कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट भी रिलेटिव होती है, लेकिन जो कि गलत था। न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन और पुराने साइंटिस्ट की बातों को मोल्ड करके दुरुस्त किया कि लाइट पे ऐसी रिलेटिविटी नहीं लगती। लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ आप ट्रैवल नहीं कर सकते। क्लासिकल में स्पीड पे कोई अपर लिमिट नहीं है, क्लासिकली आप किसी स्पीड से जा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के हिसाब से स्पीड पे अपर लिमिट है, और दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है। लाइट से बड़ी स्पीड पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइट की जो मैं आपको बता रहा था कि जो बेसिकली मैंने बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इन दो लोगों से परेशान थे, एक मैक्सवेल से और एक न्यूटन से, जिसमें एक में मोशन और रेस्ट का रिलेटिव लिखते थे और दूसरे में एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वाली बात सिर्फ लाइट के लिए वैलिड है, और जो है ये रिलेटिव रेस्ट और मोशन की बात जो है वो क्लासिकली जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। न्यूटन के लॉस ठीक है, लेकिन इनर्शियल फ्रेम में और लो स्पीड पे, हाई स्पीड में भी वैलिड नहीं होते, और जो लाइट है उस पर भी न्यूटन मैकेनिक्स वैलिड नहीं है कि आप स्पीड, किसी लाइट की स्पीड से आप जो है खुद ट्रैवल कर सकते हैं, या लाइट भी रिलेटिव मोशन रखती है। नहीं, लाइट का मोशन एब्सोल्यूट है। अब इसकी थ्योरी के हम रिजल्ट्स अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इसकी जो थ्योरी की कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या